नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 2 मई 2020 और डेली 30 कार्यक्रम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 10 प्रश्न आज हम करंट अफेयर की इसमें देखेंगे और 20 प्रश्न हम देखने वाले हैं आज के एक टॉपिक पर। वो टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसको जानने के कुछ स्रोत होते हैं। ऐसे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को हमने डिस्कस किया था, उस पे प्रश्न हमने देखे थे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी देखेंगे। यहाँ और वहाँ में अंतर यह है कि आज का जो टॉपिक है उसमें पुस्तक और पुस्तकों के लेखकों पर चर्चा होगी। यानी कि जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों के आधार पर हमको जानकारी मिलती है और जो लेखक हैं उनके लेखकों के वृतांत पर हम चर्चा करेंगे कि उनसे क्या जानकारी हमको मिलती है। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? चार इसमें रचनाएं दी हैं और उनके लेखक दिए हुए हैं। तो ये पुस्तकों के कौन से ऐसे लेखक हैं जो इसमें सुमेलित, एक कोई है जो सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। इसमें देखिए, तुगलकनामा अमीर खुसरो बिल्कुल सही है। खजाउन उल फतू अमीर खुसरो ये भी सही है। तबकात नासरी मिनहाजुस सिराज, क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल सही है। तारीख फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक लिखा हुआ है, ये गलत है क्योंकि तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। किसकी है? जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबरनामा 3 प्रखंडों में विभाजित है। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? अकबरनामा जो रचना है वो 3 प्रखंडों में विभाजित है। अबुल फजल की ये रचना है, फारसी भाषा में लिखी गई है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसके दूसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है, जो अपने समय की अमूल्य धरोहर है। अपने समय की अमूल्य धरोहर है, कोई दो राय नहीं। लेकिन ये दूसरा भाग नहीं, इसका जो तीसरा भाग है, थर्ड पार्ट है, उसको हम आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। तो केवल एक सही हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में रचित मुगल कालीन भारत की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? अभी मैंने चर्चा के दौरान बताया था कि अकबर नामा जो है इसकी रचना अबुल फजल ने की थी। इसी पर ऊपर वाला भी प्रश्न था और ये फारसी भाषा में रचित है। तो ये सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख फरिश्ता किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तारीख फरिश्ता, तारीख फरिश्ता जो पुस्तक है इसके लेखक हैं मोहम्मद कासिम फरिश्ता। इनके नाम में फरिश्ता लगा हुआ है, तारीख फरिश्ता इसका नाम है पुस्तक का। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और इस रचना से बाबर और हुमायूं, बाबर के बारे में पता चलता है और हुमायूं के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भारत की भौगोलिक स्थिति और जलवायु के बारे में इसमें अच्छे से लिखा गया है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? रचना की थी बताइए। इसमें केवल उससे काम चलने वाला नहीं है कि गुलबदन बेगम ने की थी। यहाँ पर बताइए कि गुलबदन बेगम ने फारसी में की थी या अरबी भाषा में की थी। तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में की थी। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये हुमायूं की बहन थी, फारसी भाषा की जानकार थी, इन्होंने इस भाषा में इसको लिखा। बाबर और हुमायूं के शासनकाल का विवरण इसमें हमको मिलता है। हुमायूंनामा में बाबर और हुमायूं, केवल हुमायूं नहीं, बाबर के शासनकाल का भी इसमें वर्णन हमको मिलता है। भारतीय समाज में आकर्षण का अभाव है, लोग सुंदर नहीं हैं तथा सामाजिक वर्गों के बीच संपर्क नहीं है। यह किस पुस्तक की पंक्ति है? ऐसा किस पुस्तक में कहा गया था? एक रचना है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। यह बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इस कृति की जो रचना की थी वो तुर्की भाषा में की थी। इस पुस्तक में बाबर ने 5 मुस्लिम राज्यों दिल्ली, बहमनी, बंगाल, गुजरात व मालवा और विजयनगर और मेवाड़ का भी इसमें उल्लेख किया था। और इसमें एक चीज ये है, देखिए, एक चीज कहा जाता है कि बाबर प्रकृति का प्रेमी था। बाबरनामा ने जो हमको जानकारी दी है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बाबरनामा में भारत की जलवायु का वर्णन भी बाबर ने किया था। बाबरनामा में ही उसने ये लिखा था कि भारतीय समाज में आकर्षण का अभाव है, लोग सुंदर नहीं हैं तथा सामाजिक वर्गों के बीच संपर्क नहीं है। ठीक है, तो ये बाबरनामा इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजुक ए बाबरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुजुक ए बाबरी के संबंध में 2 स्टेटमेंट यहां पर दिए हैं। यह बाबर की आत्मकथा है, बिल्कुल सही है। इसी को बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे तुजुक बाबरी कहिए चाहे बाबरनामा कहिए, एक ही बात है। बाबर ने इसकी रचना फारसी भाषा में की थी। दूसरा स्टेटमेंट क्या सही है?
दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बाबर ने इसकी रचना तुर्की भाषा में की थी, अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने बताया था। तो केवल एक सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री नहीं था? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? आपको पता है इब्न बतूता यूरोप का यात्री नहीं था। इब्न बतूता अफ्रीकी था ना, अफ्रीका से आया था। और फर्नाओ नुनीज पुर्तगाली था, तो यानी कि ये भी यूरोप में। हॉकिंस और टॉमस रो को आप जानते ही हैं, ये यूरोपियन थे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निकोलो डी कोंटी कहाँ का रहने वाला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकोलो डी कोंटी इटली का रहने वाला था। वो 1420-21 में भारत में आया था, देवराय प्रथम के शासनकाल में। कौन था? देवराय प्रथम का शासनकाल उस समय था, उसी के शासनकाल में ये आया था। तो ये इटली का था। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को पोलो भारत में किसके दरबार में आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्को पोलो किसके दरबार में आया था? मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में आया और दक्षिण भारत के बारे में उसने लिखा है। दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन और के बारे में उसने ऐसा वर्णन किया है, लग रहा है बिल्कुल वो, आप जब उसको पढ़ेंगे तो लग रहा है कि सब देख रहे हैं आप, वीडियो टाइप की चीजें उसने लिख दी हैं इस तरीके की। तो मार्को पोलो आया था पांड के दरबार में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, क्या यह बात सही है? इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, बिल्कुल सही है। और वह मोहम्मद गोरी के राज दरबार में काम करता था, यह बिल्कुल गलत है। वो मोहम्मद गोरी के राज दरबार में काम नहीं करता था। 8 वर्ष भारत में उसने प्रवास किया था, 8 वर्ष वो यहाँ पर रहा था। यहाँ के खान पान, रहन सहन, धर्म, परंपरा आदि के बारे में उसने बहुत सही से लिखा है। और इब्न बतूता जो था सॉरी, ये मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में रहता था। मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में ये था। एमबीटी याद रखिएगा, ठीक है, इब्न बतूता के बारे में। तो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अलबरूनी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? 4 स्टेटमेंट यहां पर दिए हैं। वह ख्वारिज्म से भारत आया था, बिल्कुल सही बात है। वह केवल फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था, ये गलत बात है क्योंकि केवल यहां पर लगा हुआ है, ये केवल फारसी भाषा का नहीं था। आगे मैं बता रहा हूं, तारीख उल हिंद इसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। तारीख उल हिंद इसकी रचना है, बिल्कुल सही है। और उसने संस्कृत, हिंदू धर्म तथा भारतीय दर्शन का अध्ययन किया था। तो संस्कृत तो यहीं से देखिए आ रही है, तो केवल फारसी का अच्छा ज्ञाता था, ये गलत है। उसको अरबी भी आती थी, उसको फारसी भी आती थी। ये सब बड़े विद्वान लोग थे। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, खजाउल उल फुतूह का लेखक कौन था? खजाउल उल फुतूह, हो सकता है ये पुस्तक आप न जानते हो। अमीर खुसरो के बारे में आप जानते हैं? बी ऑप्शन, अमीर खुसरो ने खजाउल उल फतूह की रचना की थी। दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में इतिहास जो हमको मिलता है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है खजाउल उल फतूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इब्न बतूता एक अरबी यात्री था, क्या पहला स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, अभी हमने पहले भी देखा है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायिक पद पर कार्य किया, बिल्कुल सही है। और किताब उल रहला इसकी पुस्तक है, बिल्कुल सही है। उसकी मशहूर कृति है, बहुत फेमस है ये कृति उसकी। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। इस प्रकार सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तारीख मसूदी अबुल फजल, बिल्कुल सही है। तबकात नासरी मिनहाज सिराज, सही है। फतवा जहादारी जियाउद्दीन बरनी, ये भी सही है। किताबुल यामिनी, ये जो किताबुल यामिनी है ये उतवी की रचना है। किसकी रचना है? मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, उतवी की रचना है, अलबरूनी की रचना ये नहीं है। इस तरीके से ये गलत है। बाकी ये तीनों याद कर लीजिएगा और चौथी ये उतवी याद कर लीजिएगा। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पुस्तक जिसमें फिरोज शाह तुगलक के शासन प्रबंध के बारे में विस्तृत जानकारी तथा माना जाता है कि उसने इसे स्वयं लिखा, मतलब विस्तृत जानकारी मिलती है, इसको अगर कंप्लीट करें, विस्तृत जानकारी मिलती है और माना जाता है कि उसने स्वयं इसे लिखा, ऐसी कौन सी पुस्तक है फिरोज शाह तुगलक के शासन से संबंधित? तो फिरोज शाह तुगलक के शासन से संबंधित है फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही में तुगलक के शासनकाल के उसके प्रबंधन के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है, ये माना जाता है कि उसके सैन्य अभियानों का वर्णन भी इसमें किया गया है।
इसके विषय में कहा जाता है कि स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने इसे लिखा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन, शब्दों पे ध्यान दीजिए। ताज उल मासिर किसकी रचना है? ताज उल मासिर किसकी रचना है? चार विकल्प आपके सामने हैं, अब्दुल रज्जाक, फिरोज शाह तुगलक, जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी। ताजुल मासिर हसन निजामी की रचना है। 1192 ईस्वी से 1228 ईस्वी तक की भारत की जो घटनाएं हैं, 1192 से 1228 ईस्वी तक की भारत की जो घटनाएं हैं उनके बारे में इसमें अच्छा विवरण मिलता है। राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक धार्मिक जीवन जो है उसका भी उल्लेख इसमें किया गया है। तो ये किसकी रचना है? ताजुल मासिर, ये हसन निजामी की रचना है। डी ऑप्शन। एक एक प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न है, इनको तैयार करके ही आपको एग्जाम देने जाना है और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करते रहेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। मैं बिल्कुल आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप इस तरह से रिलेट करके पढ़ते रहेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है पास होने से। बस प्रैक्टिस करते रहिए, जहां से भी आप क्वेश्चन पाइए उसका आंसर खोजिए, उसका उत्तर दीजिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है कहीं तो वहां टाइप करिए, आप अपना नोट्स बनाइए, हर तरीके से बस प्रश्न को तैयार कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टेस्ट सीरीज कहीं से भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उससे आप प्रैक्टिस करिए। कोई भी मार्केट से आप पेपर उठा लीजिए, उससे आप प्रैक्टिस करिए। पुराने साल के प्रश्नों को देखिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। 1 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। अगर अब मैं वही फिर से कहना चाह रहा हूं आपको कि इधर अगर हमको लगेगा कि ये आप लोग रुचि इसमें नहीं ले रहे हैं, बात लाइक और शेयर की नहीं होती है, व्यूज की भी उतनी बात इसलिए नहीं होती है क्योंकि इससे कुछ बहुत आर्थिक वाला मामला यहां नहीं होता है। बस यही होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उस पर मोहर लगती है जब आप लाइक का बटन दबाते हैं, व्यूज आते हैं, जब इसको शेयर करते हैं तो लगता है कि हाँ जो काम है वो किसी काम का है। इसीलिए मैं कहता रहता हूं। तो आप लोग इसको डिसाइड करेंगे कि हमको इसको चलाना है या बंद कर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में बलवन के सिंहासनारोहण से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के छठे वर्ष तक का वर्णन मिलता है? यानी कि बलवन जब सिंहासन पे बैठा, सिंहासन पे वहां पे बैठा, वहां से लेकर फिरोज शाह तुगलक के सॉरी, मेरे गले में थोड़ी सी खराश है, बार बार इसीलिए दिक्कत हो रही है। तो इसके शासनकाल के छठे साल तक का वर्णन, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक के छठे साल तक के वर्णन का किस पुस्तक में जिक्र है? कहां पर वर्णन ये किया गया है? कौन सी ये पुस्तक है, ये आपको बताना है। और ये पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। ए ऑप्शन। पुस्तक का नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन यहां पर देखिए ये प्रश्न कैसे बनाया गया। अगला प्रश्न, तारीख ए हिंद पुस्तक के संबंध में ये कथन दिए हुए हैं, आपको इसमें से बताना है कौन से कथन सही है। सत्य कथन आपको बताना है। प्रश्न में दिया हुआ है कि सत्य कथन बताना है। यहां पर कभी कभी लिखा रहता है असत्य कथन बताइए, तो सत्य और असत्य सही से आप देख लिया कीजिए, ठीक है ना। अगर इसको आप सही से देख लेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। इस पुस्तक की रचना जियाउद्दीन वर्नी ने की थी। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट क्या सही है तारीख हिंद के बारे में? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इसकी रचना जियाउद्दीन वर्नी ने नहीं, इसकी रचना अल बरूनी ने की थी। मिलते जुलते नाम, गलत हो सकता है, इसीलिए यहां पर इनाम रख दिया मैंने। इस पुस्तक में केवल धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन है। केवल शब्द आया, थोड़ा ध्यान दीजिए। केवल धर्म का वर्णन क्यों कोई करेगा? साहित्य का भी करेगा, विज्ञान का भी करेगा, समाज का भी करेगा, धर्म का भी करेगा। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। यह पुस्तक किताबुल हिंद के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि धार्मिक पुस्तक कोई नहीं हो सकती। मैं एक मोटे तौर पर आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की पुस्तक पढ़ रहे हैं जो इतिहास में आप पढ़ रहे हैं तो केवल धर्म का तो नहीं होगा ना। यह पुस्तक किताबुल हिंद के नाम से भी प्रसिद्ध है। तारीख हिंद को किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो केवल तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में फारसी और अरबी पुस्तकों की रचना की गई। इस समय के इतिहासकारों का कार्य, इतिहासकारों को नहीं है, इतिहासकारों का कार्य, यानी कि जो इतिहासकार इस समय थे उनका कार्य कैसा था? अति वैज्ञानिक कार्य थे उनके, यानी कि इतिहासकारों के कार्य कैसे थे? अति वैज्ञानिक कार्य थे, तात्कालिक शासकों के कार्यकलापों तक ही सीमित थे, या अति साहित्यिक थे, या इनमें से कोई नहीं? तो अति वैज्ञानिक कार्य की श्रेणी में इसको नहीं रखा जाता है। यानी कि इन लोगों ने ऐसा नहीं लिखा था कि सोच के बिल्कुल व्यवस्थित इतिहास की तरह लिखा हो, तो अति वैज्ञानिक इतिहास लेखन ये नहीं था।
तात्कालिक शासकों के कार्यकलापों तक सीमित थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्हीं के बारे में ये वर्णन करते थे, उन्हीं के राज्य के बारे में बताते थे, उन्हीं की राजनीतिक स्थिति बताते थे, उन्हीं की आर्थिक सामाजिक सब स्थिति उन्हीं के राज्य के बारे में जो थी उन्हीं का वर्णन करते थे। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अति साहित्यिक थे, यह भी गलत है। अगला प्रश्न है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा नवनिर्मित माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है, कौन सा है? हाँ, करंट अफेयर का अप्रैल मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर डिस्कस किया जा चुका है और आज यानी कि 2 मई की मॉर्निंग में 9 बजे वो पब्लिश हो चुका है। मैंने पहले ही उसका समय दे दिया था, तो समय के अकॉर्डिंग अपने समय पर वो पब्लिश हो गया है। उसको आप लोग देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। उसमें 160-70 प्रश्न जो आप रोज देखते हैं वो मिलाकर हुए थे टोटल महीने में, लेकिन उसमें केवल 100 प्रश्नों को छाटा गया है जो इंपॉर्टेंट लगे हैं। कोविड पर एक वीडियो मैं और जारी करूंगा जिसमें केवल कोविड के प्रश्न होंगे। थोड़ा सा रुक कर, अभी कोविड पर प्रश्न बनते ही जा रहे हैं, या देख लूंगा बाद में फिर से एक हो जाएगा, तो उसको आप लोग देखिए। पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए उसको। जो दोस्त आपके घर में या कहीं दूर दराज बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं इस समय लॉकडाउन में, तो उन तक उसको पहुंचा दीजिए। ये आईएएस प्रेप फैमिली के लिए आपको एक कार्य है कि आपको उसको करना है, एक जिम्मेदारी है जो आप कर सकते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा जो नवनिर्मित माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है उसका नाम क्या है? इसका नाम है अतुल्य। अतुल्य नाम है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसको शार्ट में बोलते हैं डायट, ठीक है ना, ये वो वाला डायट नहीं है, ध्यान रखिएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग जो ये है, ये रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। इसने ही हाल में अतुल्य नामक ये माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विकसित किया है और स्टेरिलाइजर का उपयोग इसका किस में किया जाएगा? वही कोविड से रिलेटेड है, कोविड-19 वायरस को विघटित करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजबुल्लाह जो लेबनान में स्थित एक शिया इस्लामवादी राजनीतिक पार्टी है को हाल ही में किस देश द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया? यानी कि हिजबुल्लाह को किस देश ने अभी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी ने अभी 2020 30 अप्रैल को, दो दिन पहले की बात है, हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी संगठन को जर्मन पुलिस के अनुसार ये पाया गया कि जर्मनी में 1000 से अधिक लोग हिजबुल्लाह चरमपंथी विंग से जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या किया गया? आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। ये शिया इस्लामवादी राजनीतिक पार्टी है और लेबनान में ये स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, लेबनान बेस्ड है ये। यस कार्यक्रम प्रारंभ किया गया किस विभाग के द्वारा? ये जो कार्यक्रम है यस कार्यक्रम ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑफ साइंस एंड हेल्थ, इसका ये फुल फॉर्म अगर हम निकालें तो ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ये कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ विभाग की बात हो रही है, मंत्रालय तो वही हो ही जाएगा, विभाग तक की बात हुई है, तो विभाग के द्वारा इसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित भौगोलिक संकेत प्राप्त वस्तुएं, या जो आप इसको कहें, जैसे इसमें चखाओ है, ये चावल होता है, में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चखाओ मेघालय, टेराकोटा गोरखपुर, कदलाई मिताई कोविल पट्टी। चखाओ जो है ये चखाओ है चावल। चखाओ को आप ऐसे नॉर्मल कहें तो ये काला चावल होता है और ये है मणिपुर का। तो पहला स्टेट जो इसमें युग्म दिया हुआ है ये तो गलत हो गया क्योंकि ये मणिपुर होना चाहिए, तो पहला ये गलत हो गया। टेराकोटा ये गोरखपुर बिल्कुल सही है, और कोविल पट्टी की कदलाई मिताई ये सही है। कदलाई मिताई कोविल पट्टी, और कोविल पट्टी कहां पड़ता है ये ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक में है। कहां पर है? सॉरी, तमिलनाडु में है, मैं गलत बोल गया। ये कहां है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के साउथ में है, दक्षिण भाग में ये स्थित है। और ये जो कदलाई मिताई है इसके बारे में आपको मैं बता दूं, ये मूंगफली और गुड़ मिलाकर एक पट्टी तैयार की जाती है। कभी आपने पट्टी खाई है? मूंगफली और गुड़ मिलाकर बनाई जाती है, वैसे ही है, और इसको जीआई प्रदान किया गया है, भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। ये ऐसी वस्तुओं को मिलता है जो वहां उस क्षेत्र की, ये क्षेत्र विशेष की होती हैं और उस क्षेत्र को इसके लिए जाना जाता है। तो ये इस तरीके से पहला गलत है और दूसरा तीसरा इसमें बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा?
कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा केवल एक सही सुमेलित नहीं है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही मैंने कहा था ना कि सही से पढ़िए कि क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न, आयु रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया किस मंत्रालय के द्वारा किया गया या किसी आयोग के द्वारा किया गया? ये चार विकल्प यहां पर दिए हुए हैं। इसका जो आयोजन किया गया है ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान व दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत क्या क्या आता है? आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, यही आयुष में आता है। इसके तहत आयु रक्षा कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया है, इसका उद्देश्य था फ्रंट लाइन वर्कर्स जो कोविड 19 के हैं उनके स्वास्थ्य को बनाए रखना, और इसको अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान व दिल्ली पुलिस ने कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग इस थीम के साथ किया है, इस शीर्षक के साथ किया है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। च्यवनप्राश के बारे में बताया गया है कि च्यवनप्राश खाइए जिससे कि इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। इसमें इसी कार्यक्रम के अंतर्गत यह कहा गया है, सिफारिश की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद वर्तमान में 5 राज्यों में विधान परिषद है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि 6 राज्यों में विधान परिषद है, और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसी समय मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये 6 राज्य कौन कौन से हैं। नोट करिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। विधान परिषद क्या होता है? उच्च सदन होता है, और इसका वर्णन किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल हर 6 साल में समाप्त हो जाता है। 6 साल का कार्यकाल होता है, बिल्कुल सही है। और 1/3 सदस्य इसमें रिटायर होते रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन 6 साल का कार्यकाल तो होता है, लेकिन 1/3 सदस्य जो रिटायर होते हैं वो 2 साल पर होते हैं, 1 साल पर, 6 साल पर नहीं होते। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा सही है। ठीक है। अगला प्रश्न, शहरी गरीबों को गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना शुरू की गई है? ऐसी कौन सी परियोजना है? अभी ये चर्चा में रही। शहरी गरीबों को गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, तो ये जो पहल है, ये पहल ही इसका नाम है। ये जो परियोजना है इसका नाम है पहल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। पहल का मतलब है पार्टनरशिप्स फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गविटी। अमेरिका की एक कंपनी है USAID, और नई दिल्ली की कंपनी है IPE ग्लोबल। IPE ग्लोबल, जो पहला दूसरा विकल्प ये दोनों है, इन्हीं दोनों ने मिलकर एक सहयोगी परियोजना बनाई। और अभी हाल में क्या हुआ है, अमेरिका ने घोषणा की है कि कोविड 19 के प्रसार से निपटने के लिए भारत को पहले $5.9 मिलियन की सहायता के अलावा अब $3 मिलियन की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा। तो इसी के तहत ये सहायता मिल रही है, और इसीलिए ये चर्चा में है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहल, ये शहरी गरीबों को गुणवत्ता युक्त और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है। 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया? 4 यहां पर दिए हुए हैं राज्यों के नाम। उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़ इसमें सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक अभी रिपोर्ट आई है, उसी के अंतर्गत एक आधिकारिक बयान जारी हुआ है, उसी में कहा गया है कि मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों को रोजगार जो दिया जाता है, इसमें सबसे ऊपर है कौन? छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। 18.51 लाख मजदूर छत्तीसगढ़ के हैं जिनको इसमें मजदूरी प्रदान की गई है, इसमें लाभ दिया गया है, लाभान्वित किया गया है। अमेरिका ने अपने बौद्धिक संपदा ढांचे में पर्याप्त सुधार की कमी के लिए भारत को किस सूची में रखा है? किस सूची में अमेरिका ने भारत को रखा है? नकारात्मक, सकारात्मक, प्राथमिकता, निगरानी, कौन सी सूची है? तो ये सूची है प्राथमिकता निगरानी। अमेरिका ये सब नाटक खूब करता है, कोविड से ये नहीं बचा पाया खुद को, और बाकी ये खूब करता रहता है। ये सारी देखभाल निगरानी सूची ये खूब जारी करता है। भारत सहित 10 देशों को इसने प्राथमिकता निगरानी सूची के अंतर्गत रखा है। अमेरिका ने इस सूची में भारत और चीन सहित जो 10 देशों को रखा है, उस पर आरोप लगाया है कि बौद्धिक संपदा का प्रवर्तन यहाँ पर कमजोर है, और उन देशों में या फिर यह अपर्याप्त मात्रा में है, बौद्धिक संपदा की का प्रवर्तन वहां सही से नहीं होता है, और इसी कारण से इस सूची में इसने
इसको रख दिया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो 1 मई को मनाया जाता है, और किस नाम से इसको जाना जाता है, और किस नाम से, यानी कि इसका और क्या नाम है, ये प्रश्न ऐसे है। तो इसको कहते हैं मेडे, मई दिवस के नाम से भी इसको जानते हैं। 1 मई को ये मनाया जाता है। कल ये प्रश्न डिस्कस करना था, लेकिन प्रश्न क्योंकि टॉपिक में ज्यादा हो गए थे इसलिए इसको छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि 1 मई को, देखिए डिस्कशन और पढ़ने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो चीजें आप नहीं जानते हैं वो सीखें, जो आप जानते ही हैं उनको बार बार क्या करें, या फिर उसमें कुछ नया हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम दिवस ये मनाया जाता है, सबसे पहले 4 मई 1886 को ये मनाया गया था। 4 मई 1886 को ये सबसे पहले मनाया गया था, लेकिन इंडिया में ये तब नहीं मनाया गया था। ठीक है, इंडिया में ये 1923 से मनाया जा रहा है। ये मनाया जा रहा है इंडिया में 1923 से। ठीक है, और ये शुरुआत जो इसकी हुई थी, अमेरिका में श्रमिक 8 घंटे की कार्य दिवस के लिए हड़ताल पर बैठे हुए थे, और पुलिस उनको हटा रही थी कि हड़ताल मत करो। तभी बीच में क्या हुआ, भीड़ में किसी ने बम फेंक दिया। पुलिस ने समझा कि अंदर ही बम फूटा है। एक अज्ञात व्यक्ति ने जो बम फेंका था उसका पता उस समय पुलिस नहीं कर सकी। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फिर गोलीबारी कर दी। बहुत सारे प्रदर्शनकारियों की उसमें मौत हो गई, और बाद में मजदूरों को 8 घंटे से ज्यादा काम करने पर मनाही की गई। मजदूरों की बात मानी गई, और वही डेट था कि फिर इसको मई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। कैसा लगता है आपको ये कार्यक्रम, जरूर बताएं। और मैंने जो कहा है इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों के फीडबैक और आप लोगों के एनर्जी लेवल पर ही डिपेंड करता है कोई कार्यक्रम। मैं कुछ नहीं करता, आप लोग जैसा चाहते हैं कार्यक्रम को चलाते हैं, सब आप हैं। आप अगर सही से इस कार्यक्रम में रुचि लेते रहेंगे तो मैं काम करता रहूंगा। नहीं तो 4 तारीख को इसको 1 महीने पूरे हो रहे हैं। और हाँ, कल आपका टेस्ट है। टेस्ट को बहुत सही से तैयार कीजिएगा। 8 बजे ही टेस्ट पब्लिश होगा यूपीपीएससी टारगेट.com पर, या आईएएस प्रेप एकेडमी के ऐप पर आप इसको दे सकते हैं। जिनको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, यूपीपीएससी टारगेट.com पर जाके रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आईएएस प्रेप एकेडमी के ऐप में अपडेशन बस होने वाला है। कोविड-19 के कारण वो थोड़ा सा डिले हो रहा था, क्योंकि काम नहीं हो पा रहा है, तो मैं किसी तरह से उसको वर्क फ्रॉम होम से करवा रहा हूं, तो वो हो जाएगा। थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आपको आती हैं, यूपीपीएससी टारगेट.com पर आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, फिर ऐप में अभी आप उसको लॉग इन कर सकते हैं। टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। आज तक जितना पढ़ा है सारे प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, आज तक का, अभी तक का ये प्रश्न उसमें शामिल हो सकता है। और ईमानदारी के साथ टेस्ट दीजिएगा, अपने को धोखा मत दीजिए। खुद को दिया गया धोखा सबसे बड़ी गलती होती है। थैंक यू वेरी मच।